नमस्कार। आज हम मानव शरीर के एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जो शायद सबसे ज़्यादा पेचीदा और सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज है। हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हमारा काम है इनमें से वो सबसे ज़रूरी बातें निकालना जिनसे हमें इस कमाल के सिस्टम की एक साफ तस्वीर मिल सके। बिल्कुल, ये एक ऐसा जाल है जो हमारे हर विचार, हर हरकत, यहाँ तक कि हमारे हर एहसास को मुमकिन बनाता है। सच में? सोचिए, अरबों कोशिकाएं एक साथ मिलकर ये सब कैसे कर पाती हैं? यही समझना आज का मकसद है ना? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं और इस पूरे सिस्टम की बुनियाद क्या है? वो है न्यूरॉन, यानी तंत्रिका कोशिका। हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र इन्हीं अरबों न्यूरॉन से बना है। अरबों? हाँ, और कमाल की बात यह है कि माँ के गर्भ में सिर्फ 3-4 हफ्तों में ही इनका बनना शुरू हो जाता है। इतनी जल्दी? बिल्कुल, ये कोशिकाएं ही हैं जो क्या कहते हैं, बिजली और रसायनों के जरिए संदेशों को दिमाग तक और दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती हैं। अरबों कोशिकाएं और ये संदेश ले जाने का काम, सुना है ये 2 तरह की होती हैं। हाँ, मोटे तौर पर 2 तरह की हैं, सेंसरी मतलब संवेदी और मोटर यानी प्रेरक। अच्छा। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारी इंद्रियों से, जैसे आंख या त्वचा से, जानकारी लेकर दिमाग तक पहुंचाते हैं और मोटर न्यूरॉन्स दिमाग से आदेश लेकर हमारी मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचाते हैं। ताकि हम कोई काम कर सकें। सही, जिससे हम कोई काम कर पाते हैं। और एक अकेले न्यूरॉन की बनावट, वो कैसी होती है? क्या इसमें कुछ खास हिस्से होते हैं? हाँ, इसकी बनावट इसके काम के लिए एकदम सही होती है। इसके मुख्य हिस्से हैं डेंड्राइट्स। हाँ, ये पेड़ की शाखाओं जैसे होते हैं जो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल पकड़ते हैं। फिर है सेल बॉडी, ये कोशिका का मुख्य हिस्सा है जिसमें न्यूक्लियस होता है और यही कोशिका का सारा काम चलता है। अच्छे, बिल्कुल ठीक है। और फिर आता है एक्सॉन, ये एक लंबा धागे जैसा हिस्सा है जो सिग्नल को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। कितना लंबा आपने कहा था? हाँ, कभी कभी तो 1 मीटर तक लंबा। 1 मीटर? एक कोशिका का हिस्सा? ये तो कमाल है। बिल्कुल। और ज्यादातर एक्सॉन के ऊपर एक परत चढ़ी होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ? हाँ, ये एक इंसुलेशन की तरह काम करती है। जैसे बिजली के तार पर प्लास्टिक कवर होता है ना, हाँ। उससे सिग्नल बहुत तेजी से आगे बढ़ पाता है। और ये सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे तक कैसे जाता है? क्या ये जुड़े होते हैं आपस में? सीधे तौर पर नहीं, एक न्यूरॉन जहां खत्म होता है और दूसरा जहां शुरू होता है, उसके बीच एक बहुत छोटा सा, मतलब बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक खाली स्थान होता है। अच्छा। उसे सिनेप्स कहते हैं। सिग्नल इसी खाली जगह को पार करके आगे जाता है। कैसे? या तो बिजली के करंट के रूप में या फिर खास रसायनों के जरिए जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ओह। हाँ, ये सिनेप्स ही वो जगह है जहां बहुत सारी दिमागी प्रक्रियाएं होती हैं और कई दवाओं का असर भी यहीं होता है। दिलचस्प। तो ये अरबों न्यूरॉन्स अपना काम कर रहे हैं, पर क्या ये अकेले ही सब संभालते हैं? नहीं, इनका साथ देने के लिए और भी कोशिकाएं होती हैं। उन्हें कहते हैं न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लिया? हाँ, पहले सोचा जाता था कि ये सिर्फ न्यूरॉन्स को सहारा देती हैं, लेकिन अब पता चला है कि ये और भी कई जरूरी काम करती हैं। जैसे कि कोई खास उदाहरण? बिल्कुल, एक तरह की ग्लियल सेल है एस्ट्रोसाइट्स, तारे जैसी दिखती हैं और इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। एस्ट्रोसाइट्स? हाँ, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में मदद करना। ब्लड ब्रेन बैरियर? ये क्या है? ये एक तरह की दीवार है, समझ लीजिए, जो खून में मौजूद हानिकारक चीजों को दिमाग तक पहुंचने से रोकती है। ओहो, ये तो बहुत जरूरी हुआ। बिल्कुल। तो ये ग्लियल सेल्स सिर्फ सहायक नहीं बल्कि दिमाग के गार्ड भी हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। चलिए, अब पूरे तंत्रिका तंत्र के बड़े हिस्सों को देखते हैं। इसे कैसे बांटा जाता है? मुख्य रूप से 2 हिस्सों में। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। हाँ, इसमें हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु आते हैं। इसे आप शरीर का कंट्रोल सेंटर या कमांड पोस्ट समझ सकते हैं। कंट्रोल सेंटर, ठीक है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। हाँ, इसमें वो सारी नसें आती हैं जो सीएनएस से यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर पूरे शरीर में फैली हुई हैं। अच्छा।
ये नसें ही सीएनएस और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संदेश लाने ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, तो पहले कंट्रोल सेंटर सीएनएस की बात करते हैं। शुरुआत दिमाग से। ये तो हमारे शरीर का सबसे रहस्यमयी अंग लगता है। तो दिमाग हमारी खोपड़ी क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है और वजन में शरीर का सिर्फ 2% होने के बावजूद। सिर्फ 2%? हाँ, लेकिन ये लगभग 20% ऑक्सीजन और ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। बाप रे। हाँ, ये दिखाता है कि ये कितना ज्यादा सक्रिय रहता है हर वक्त। इसका औसत वजन करीब 1.3-1.4 किलो होता है। और इसकी सुरक्षा के लिए सिर्फ खोपड़ी ही होती है या और भी कुछ? नहीं, खोपड़ी के अंदर भी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड 3 झिल्लियों से ढके होते हैं। उन्हें मेनिंजीज कहते हैं। मेनिंजीज? हाँ, और इनके बीच एक खास तरल पदार्थ भी भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF। CSF? हाँ, ये एक कुशन की तरह काम करता है, दिमाग को चोट लगने से बचाता है और उसे पोषण भी देता है। अच्छा। कभी-कभी इन झिल्लियों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। वो काफी गंभीर हो सकता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो दिमाग के अंदर क्या होता है? क्या इसके अलग-अलग हिस्से अलग-अलग काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल। दिमाग को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, सबसे पहले अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं। ये कौन सा हिस्सा है? ये दिमाग का सबसे बड़ा और सबसे विकसित हिस्सा है। इसमें सबसे प्रमुख है सेरेब्रम। सेरेब्रम? यही वो हिस्सा है जो हमारी सोच, समझ, याददाश्त, भाषा और हमारी मर्जी से होने वाली हरकतें, मतलब वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अच्छा, यानी ज्यादातर ऊंची दिमागी गतिविधियां यही होती हैं? बिल्कुल। ये 2 हिस्सों में बटा होता है, दायां और बायां हेमिस्फीयर, जो आपस में कॉर्पस कैलोसम नाम के नर्व फाइबर्स के मोटे बंडल से जुड़े होते हैं। कॉर्पस कैलोसम? हाँ, इससे दोनों हिस्से आपस में मतलब कम्युनिकेट कर पाते हैं। यानी हमारी ज्यादातर सोचने समझने की शक्ति इसी सेरेब्रम से आती है? बिल्कुल। और अग्र मस्तिष्क में क्या है? इसी में थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी होते हैं। थैलेमस एक रिले स्टेशन की तरह है। रिले स्टेशन? हाँ, मतलब शरीर से आने वाली ज्यादातर सेंसरी जानकारी गंध को छोड़कर यहीं से गुजरकर सेरेब्रम तक जाती है। और हाइपोथैलेमस छोटा सा है पर बहुत जरूरी है। क्यों? ये हमारे शरीर के अंदर का संतुलन बनाए रखता है, होम्योस्टैसिस। जैसे शरीर का तापमान, भूख, प्यास, नींद और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी कंट्रोल करता है। इतनी सारी चीजें ये छोटा सा हिस्सा कंट्रोल करता है? हाँ, बिल्कुल। और मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, इसका क्या काम है? मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच एक पुल की तरह है। ये कुछ बुनियादी नजर और सुनने से जुड़े रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। जैसे तेज आवाज सुनकर एकदम से चौंक जाना। और हाँ, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। मध्य मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा? ये डोपामाइन नाम का एक जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। पार्किंसंस रोग में इसी हिस्से की कोशिकाएं खराब होने लगती हैं, जिससे डोपामाइन कम बनता है और शरीर की हरकतें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो पार्किंसंस का सीधा संबंध मध्य मस्तिष्क से है। अब आते हैं पश्चिम मस्तिष्क पर, हाइंड ब्रेन। पश्चिम मस्तिष्क दिमाग के पिछले और निचले हिस्से में होता है। इसमें 3 मुख्य भाग हैं: पोन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। पोन्स, सेरेबेलम, मेड्यूला। हाँ, पोन्स सांस लेने की प्रक्रिया को कंट्रोल करने में मदद करता है। सेरेबेलम, जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। छोटा दिमाग? हाँ, ये शरीर का संतुलन और तालमेल मतलब कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। जब हम चलते हैं, लिखते हैं या कोई खेल खेलते हैं तो मांसपेशियों का जो सटीक कंट्रोल होता है ना, हाँ, वो इसी सेरिबेलम की वजह से होता है। अच्छा, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा? मेड्यूला स्पाइनल कॉर्ड से ठीक ऊपर होता है और ये हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी अनैच्छिक कामों को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक मतलब जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और सांस लेना। ये तो बहुत ही बुनियादी काम है। बिल्कुल, इसीलिए अगर मेड्यूला को चोट लग जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। समझ गया। ये तो हुई दिमाग की बात। सीएनएस का दूसरा हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड। इसका क्या रोल है? स्पाइनल कॉर्ड एक लंबी पतली नर्व टिश्यू की ट्यूब है जो मेडुला से शुरू होकर हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर नीचे तक जाती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर? हाँ, ये दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संदेश ले जाने वाला मुख्य रास्ता है, एक तरह का सुपर हाईवे। सुपर हाईवे?
ठीक है। यानी दिमाग से ऑर्डर स्पाइनल कॉर्ड के जरिए शरीर तक पहुंचते हैं। और शरीर से जानकारी स्पाइनल कॉर्ड के जरिए दिमाग तक। बिल्कुल। अच्छा। साथ ही स्पाइनल कॉर्ड कुछ रिफ्लेक्स एक्शन को खुद ही कंट्रोल कर लेती है, बिना दिमाग तक सिग्नल भेजे। जैसे गर्म चीज को छूते ही हाथ का तुरंत पीछे हट जाना, ये स्पाइनल रिफ्लेक्स का उदाहरण है। हाँ, होता है। इससे प्रतिक्रिया तेज होती है और शरीर को नुकसान से बचाया जा सकता है। स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी स्पाइनल नसें निकलती हैं जो पूरी शरीर में जाती हैं। 31 जोड़ी, ठीक है। तो CNS यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड हमारा कमांड सेंटर हो गया। अब बात करते हैं PNS यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र की, जो इस कमांड सेंटर को बाकी शरीर से जोड़ता है। PNS में वो सारी नसें आती हैं जो CNS के बाहर हैं। इन्हें दो मुख्य तरह के कामों के आधार पर बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारी मर्जी से होने वाले कामों को कंट्रोल करता है, जैसे चलना, हाथ उठाना। बिल्कुल। ये हमारी कंकाल की मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाता है। और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। ऑटोनॉमिक? हाँ, ये उन कामों को कंट्रोल करता है जो अपने आप होते रहते हैं, जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता। जैसे दिल का धड़कना? हाँ, दिल का धड़कना, पाचन, सांस लेना, पसीना आना, ये सब। अच्छा, तो ये ऑटोनॉमिक सिस्टम पर्दे के पीछे से सब संभालता है? हाँ। क्या इसके भी हिस्से होते हैं? हाँ, इसके दो मुख्य हिस्से हैं जिनके काम अक्सर एक दूसरे के उलट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक? हाँ, सिंपैथेटिक सिस्टम हमें लड़ो या भागो, मतलब फाइट और फ्लाइट वाली स्थितियों के लिए तैयार करता है। जैसे कोई खतरा हो तब? बिल्कुल। जैसे खतरा महसूस होने पर दिल की धड़कन तेज होना, सांस फूलना, आंखों की पुतलियां फैल जाना, ये सब सिंपैथेटिक का काम है। और पैरासिम्पैथेटिक? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आराम करो और पचाओ, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली स्थिति में काम करता है। ये शरीर को शांत करता है, दिल की धड़कन धीमी करता है और पाचन क्रिया को बढ़ावा देता है। अच्छा। ये दोनों सिस्टम मिलकर शरीर का अंदरूनी संतुलन बनाए रखते हैं। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का संतुलन तो रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होता है। अब उन नसों की बात करते हैं जो ये संदेश लाती ले जाती हैं। आपने सेंसरी नसों का जिक्र किया था, जो जानकारी CNS तक लाती हैं। जी। ये जानकारी कहाँ से आती है? ये जानकारी हमारी इंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन से आती है। हमारी 5 मुख्य इंद्रियां हैं। आंखें दृष्टि के लिए। हाँ। कान सुनना और संतुलन। सही। नाक, गंध, जीभ, स्वाद और त्वचा, स्पर्श, तापमान, दर्द, ये सब। बिल्कुल। PNS की सेंसरी नसें इन इंद्रियों से सिग्नल लेकर दिमाग तक पहुंचाती हैं। आंखों के बारे में हमारे स्रोतों में काफी कुछ था। क्या कुछ खास बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए? आंखें वाकई कमाल की हैं। ये प्रकाश को पकड़कर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती हैं, जिसे फिर हमारा दिमाग तस्वीर के रूप में समझता है। वाह। इसके मुख्य हिस्से हैं कॉर्निया। ये आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत है जहां से रोशनी अंदर जाती है। लेंस, जो रोशनी को फोकस करता है। और रेटिना। हाँ, आंख के पीछे की परत जहां प्रकाश सेंसिटिव कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश को सिग्नल में बदलती हैं। ये सिग्नल फिर ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक पहुंचता है। और जो आम समस्याएं होती हैं जैसे नजर का कमजोर होना या मोतियाबिंद। हाँ, जैसे मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष, जिसमें पास की चीजें साफ दिखती हैं पर दूर की धुंधली, और हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष में इसका उल्टा होता है। इनको चश्मे या लेंस से ठीक करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और मोतियाबिंद में आंख का लेंस धुंधला हो जाता है, जिससे दिखना कम हो जाता है। इसका इलाज ऑपरेशन से धुंधले लेंस को हटाकर आर्टिफिशियल लेंस मतलब IOL लगाना है। ठीक है। बाकी इंद्रियों के बारे में संक्षेप में? कान हमें सुनने में मदद करते हैं, करीब 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवाजें, और शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी इनकी भूमिका है। हाँ। नाक से हम गंध पहचानते हैं और जीभ पर मौजूद टेस्ट बड्स हमें स्वाद का अनुभव कराते हैं। वैसे स्वाद और गंध की हिस्से आपस में काफी जुड़ी हुई हैं। हाँ, जुकाम में खाने का स्वाद नहीं आता। बिल्कुल। और त्वचा? हाँ, ये तो पूरे शरीर पर है। हाँ, त्वचा हमारी सबसे बड़ी इंद्रिय है। ये हमें बाहरी दुनिया से बचाती है, शरीर का तापमान कंट्रोल करती है और स्पर्श, दबाव, गर्मी, ठंड और दर्द महसूस करने में मदद करती है। इसकी कई परतें होती हैं। सबसे बाहरी एपिडर्मिस और उसके नीचे डर्मिस, जिनमें नर्व एंडिंग्स और रिसेप्टर्स होते हैं। वाकई ये पूरा सिस्टम कितना जटिल और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे स्रोतों में कुछ और रोचक तथ्य भी थे।
हाँ, जैसे हमने ब्लड ब्रेन बैरियर की बात की थी, उसमें एस्ट्रोसाइट्स का रोल होता है, याद है? हाँ, वो गार्ड सेल्स। बिल्कुल। और एक मजेदार तथ्य ये है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी नस साइटिक नर्व है। साइटिक नर्व कहाँ होती है? ये कमर से पैर तक जाती है। और वहीं सबसे छोटी क्रेनियल नर्व ट्रॉक्लियर नर्व है, जो आंख की एक छोटी सी मांसपेशी को कंट्रोल करती है। सबसे लंबी और सबसे छोटी। तो हमने देखा कि कैसे अरबों न्यूरॉन्स, दिमाग के अलग-अलग हिस्से, स्पाइनल कॉर्ड और पूरे शरीर में फैली नसें मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं जो हमें सोचने, महसूस करने, हिलने-डुलने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने लायक बनाता है। ये सचमुच हमारे वजूद का आधार है। बिल्कुल सही कहा। ये एक बेहद कुशल और लगातार काम करने वाला नेटवर्क है। ज्यादातर समय हमें पता भी नहीं चलता कि कितनी सहजता से चल रहा है। इसकी जटिलता और क्षमता वाकई हैरान करने वाली है। आज के इस बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। जब हम ये समझते हैं कि हमारा तंत्रिका तंत्र हमारे हर अनुभव, हर भावना, हर काम से इतनी गहराई से जुड़ा है, तो क्या इसकी बेहतर समझ हमारे सीखने के तरीके, सेहत के प्रति हमारे नजरिए या फिर खुद को समझने के ढंग को बदल सकती है? इस पे जरूर सोचिएगा।